हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पर नया आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो लव इज़ नॉट इजी के पार्ट 12 को शुरू करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो संडे था तो विंग ने छुट्टी ले रखी थी और वही वांगजी और शीचेन पूरा शहर घूमने गए थे। तो रास्ते में ही उन्हें आइसक्रीम पार्लर दिखा और उन्होंने आइसक्रीम पार्लर में जाकर बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा ली, जिसकी वजह से उनके पेट में दर्द होने लगा था। तो उन दोनों ने अपने एक एक हाथ चेस्ट पे रख रखे थे और एक एक हाथ को पेट पे। तो एक पर्सन से टकरा गए थे। उस पर्सन ने उनको बताया था कि इस दर्द की दवा उनको क्लब में जाकर मिलेगा, और क्लब में जाकर उन दोनों ने इतनी ज़्यादा पी ली थी कि दोनों ही ड्रंक हो गए थे। और वही वांगजी जो घर में गया और उसने डायरेक्ट जाकर विंग को किस कर लिया था। अब आगे देखते हैं। स्टार्टिंग में हम शीचेन को देखते हैं। शीचेन एक बादल के ऊपर पड़ा हुआ था, यानी वो सो रहा था उस बादल के ऊपर। वो बादल और कोई नहीं, वही दो बादल थे जो महल के हमेशा पास में ही रहते थे। शीचेन की आंखें तब खुलती है जब उसे फील होता है कि किसी ने पानी से भरी एक बाल्टी उसके ऊपर डाल दी हो। शीचेन हड़बड़ा के उठता है, कहता है कौन है। तो जब वो आंखें खोलता है तो आंखें खोलने के बाद वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक स्टूडेंट जो फीमेल एंजल थी वो खड़ी थी, और उसके ही बगल में सीफू जो पानी का बाल्टी लेकर खड़े हुए थे। शीचेन जो हड़बड़ाकर खड़ा होता है वो गिरने वाला ही था कि सीफू ने अपने मैजिक के थ्रू उसको गिरने से बचा लिया। फिर शीचेन अब नॉर्मली सीधा खड़ा होता है, अपना सिर झुकाकर। शीचेन से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वो लड़खड़ा रहा था बार बार। मतलब वो इधर कभी जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, और सीफू उसका ये तमाशा देख रहे थे। शीचेन ने इस बीच अपने सिर को झुका रखा था। वो भले ही लड़खड़ा रहा हो, पर फिर भी उसने अपना सर सीफू की तरफ उठाकर नहीं देखा। सीफू से शायद शीचेन की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उन्होंने अपने हाथ में मैजिक के थ्रू एक गिलास को लेकर आए और शीचेन की तरफ बढ़ाया। शीचेन ने पहले तो सीफू की तरफ देखा और फिर उस गिलास की तरफ। फिर शीचेन ने बिना कुछ बोले उस गिलास को उठाया और पी लिया, क्योंकि शीचेन को ये बात पता चल चुकी थी कि जब सीफू ने अपने हाथ में वो गिलास लेकर आए हैं तो उसको पीना ही पड़ेगा। तो उसने बिना कोई सवाल किए ही उस पूरे गिलास में रखे पानी को पी लिया। अगर शायद वांगजी होता शीचेन की जगह तो वो ढेर सारे सवाल पूछ कर सीफू को पका देता, पर शीचेन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है अपने एंजल किंग की, इसलिए उसने बिना कुछ पूछे ही वो पी लिया था। गिलास में रखे हुए पानी को पी लेने के बाद अब शीचेन सीफू की तरफ देखता है। तो सीफू कहता है कि तुम मुझे बताना नहीं चाहोगे कि ये तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो शीचेन को जो अच्छा फील हो रहा था उस पानी को पी लेने के बाद, क्योंकि वो हनी वाटर था जिससे शीचेन का नशा उतर रहा था थोड़ा थोड़ा। तो सीफू कहते हैं कि मुझे पता है तुम अभी क्या सोच रहे हो कि मैंने ही तुम्हें क्या पिलाया। तो शीचेन अपना सिर हाँ में नोट करता है। तो सीफू कहता है कि ये हनी वाटर है, मैंने इंसानों की दुनिया में से मंगवाया है। मुझे पता है तुम नशा कर आए हो, इसीलिए मैंने ये मंगवाया ताकि तुम्हारा नशा उतर जाए। तो शीचेन अपना सिर झुका लेता है। तो सीफू कहते हैं मैंने कोई सवाल पूछा है तुमसे, बताओगे नहीं क्या। तो शीचेन फिर बताता है कि तो अब यहाँ से हम एक छोटा फ्लैशबैक देखते हैं शीचेन का, कि शीचेन वो ज़्यादा ड्रंक हो जाने के बाद कैसे पहुँचा था। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब वांगजी और शीचेन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए थे तो वो वहीं उसी सोफे पर बेहोश हो गए थे, यानी सो गए थे। और बाकी वो जो बॉयज़ थे जिन्होंने इनको ट्रीट दी थी पीने के लिए, वो लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ पे बस बचते हैं वांगजी और शीचेन। और जब रात हो जाती है, क्लब बंद करने का टाइम आता है, तभी वहाँ पे क्लब का मैनेजर आता है और जब उन दोनों को उठा के बोलता है कि घर जाने के लिए, क्योंकि वो अब क्लब बंद करने जा रहे हैं। पर वांगजी और शीचेन नहीं उठते, और जब वो दोनों नहीं उठते तो वो क्लब का मैनेजर एक गिलास में पानी लेता है और उन दोनों के मुंह पे छींटे मारने लगता है ताकि वो दोनों उठ जाए। और सबसे पहले वांगजी की आँख खुलते हैं। वांगजी उनसे कहता है कि क्या हुआ, हमें इस तरह से परेशान क्यों कर रखा है। तो वो मैनेजर कहता है कि बार को बंद करने का टाइम आ गया है, सो आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। तो वांगजी कहता है कि मुझे मेरे घर का रास्ता नहीं पता, तो तुम शीचेन को उठाओ। ऐसा कहकर वांगजी दोबारा उस सोफे पर लेट जाता है। और जब शीचेन की भी आंखें खुलती है तो वो मैनेजर यही सवाल करता है, तो शीचेन बिना कोई जवाब दिए ही वापस लेट जाता है। और इधर ये मैनेजर परेशान हो गया था, वो अब वांगजी को शेक करता है और कहता है प्लीज़ आप लोग अपने घर जाइए, मुझे अपना बार बंद भी करना है। तो वांगजी कहता है मैंने कहा ना तुमसे मुझे मेरा घर नहीं पता है, तो क्यों परेशान कर रहे हो तुम। फिर वो मैनेजर परेशान होते हुए कहता है तो आप मुझे अपना फ़ोन दीजिए, मैं आपके घर से किसी को कॉल करता हूँ। तो वांगजी कुछ नहीं कहता, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और इधर वो मैनेजर इन दोनों का फ़ोन ढूंढने की कोशिश करता है, यानी वांगजी और शीचेन का। तो इस उधर तो सिर्फ वांगजी का ही फ़ोन मिलता है। तो वो जब वांगजी का फ़ोन खोलता है तो उसमें विंग की फ़ोटो लगी हुई थी, पर फ़ोन पर कोई लॉक भी नहीं था, इसलिए वो मैनेजर बहुत आसानी से खोल लेता है।
फ़ोन को ऑन कर लेने के बाद वो सीधा कॉलिंग पे जाता है। कॉलिंग पे सिर्फ एक ही नंबर सेव हुआ था, वो भी विंग के नाम से। और वो पर्सन जब विंग का नंबर डायल करता है तो विंग फ़ोन नहीं उठाता, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था वांग जी जब उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तो विंग ने गुस्से में आकर अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया था, जिसकी वजह से विंग उसका कॉल नहीं उठा पाया था। फिर ये मैनेजर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो विंग को कॉल कर रहा है पर विंग तो फ़ोन उठा ही नहीं रहा, और बाकी इसका और कोई नंबर भी सेव नहीं है वांग जी के फ़ोन में। तो वो मैनेजर अब वांग जी को उठा के बैठा देता है और कहता है, आप घर जाइए वरना मैं आपको धक्के मार के निकालूंगा क्लब से। तो वांग जी जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि मुझे नहीं जाना, प्लीज़ मुझे आज के लिए यहाँ पर रुकने दो ना। तो वो मैनेजर कहता है, यहाँ के सारे रूम्स फुल हो चुके हैं पहले ही, तो आप अपने घर जाइए वरना जाके सड़क पे ही सो जाओ। तो वांग जी उस मैनेजर की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वापस सोफे पे लेट जाता है। और अब वो मैनेजर अपने सिर पे हाथ रख लेता है और वही वांग जी के बगल में ही बैठ जाता है। वो मैनेजर वांग जी का फ़ोन अभी भी हाथ में ही लिए हुए था। वो सोचता है कि मैं किसी टैक्सी को बुलवा कर इसे कहीं और फेंकवा देता हूँ, वरना ये तो मेरा दिमाग ही ख़राब कर देगा। ये सोचकर वो मैनेजर वांग जी का फ़ोन उठाता है, और मतलब उसने हाथ में ही लिया हुआ था। तो वो वापस कॉलिंग पे जाने के लिए जैसे वांग जी का फ़ोन ओपन करता है तो उसे विंग की फ़ोटो तो पहले दिख ही चुकी थी। तो वो जब दोबारा देखता है तो कहता है कि क्या ये विंग का फ़ैन है जो विंग की फ़ोटो लगा रखी है। तो वांग जी ने शायद उस मैनेजर की ये बात सुन ली थी। तो वो वांग जी मैनेजर से कहता है कि मैं इनका फ़ैन नहीं बल्कि मैं इनका बॉडीगार्ड हूँ। तो मैनेजर जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या कहा, बॉडीगार्ड? तो वांग जी कहता है, हाँ बॉडीगार्ड। ऐसा कहकर वो दोबारा लेट गया, यानी उसने लेटे लेटे ही कहा था ये सारी बातें। तो जब मैनेजर उसकी ये बातें सुनता है तो मैनेजर की आंखें चमक उठती है। फिर मैनेजर वांग जी को शेक करते हुए कहता है कि फिर तो तुम मिस्टर विंग के घर ही रहते होगे ना। तो वांग जी आंख बंद करे हुए ही अपना सर हाँ में नोट करता है। तो वो मैनेजर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो एक टैक्सी वाले को फ़ोन करता है और वांग जी से कहता है कि मैंने टैक्सी बुलवा दी है, वो आपको विंग के घर पहुंचा देगा। तो वांग जी जो अब उठ के बैठ जाता है और सीधा उस मैनेजर का कॉलर से पकड़ लेता है। वो मैनेजर वांग जी की इस हरकत पे बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वो गिरने वाला था पर उसने कैसे भी करके अपना बैलेंस बना लिया। वो मैनेजर कहता है, ये क्या बदतमीज़ी है सर। तो वांग जी जो नशे में तो था वो नशे में ही बोलता है कि तुम विंग को कैसे जानते हो, आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है विंग से, मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगा। वो ये सब नशे में तो बोल रहा था। तो मैनेजर अपना कॉलर छुड़वाते हुए कहता है कि लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही पी ली है, जिसकी वजह से तुम्हें चढ़ गई है और तुम्हारा दिमाग भी बेकार हो गया है, यानी पगला गए हो तुम। तो वांग जी कहता है, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो वरना। ऐसे कहकर वो खड़ा हो गया था और उसकी आंखें जो लाल हो गई थी। वांग जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है या फिर वो ऐसे क्यों कर रहा है, या तो वांग जी को खुद नहीं पता, क्योंकि भाई वो तो नशे में है ना। अब उसे कौन ही बताए कि वो क्या क्या कांड करे जा रहा है। वो मैनेजर जो वांग जी से अब थोड़ा डरने लगता है, क्योंकि वांग जी इस टाइम थोड़ा सा क्रिपी लग रहा था। तो वो मैनेजर कहता है, मेरा कोई ऐसा यानी पर्सनल कोई रिश्ता नहीं है विंग सर से, क्योंकि विंग एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है पूरे चाइना में, तो उनको कौन नहीं जानता भला। तो विंग कहता है, ओ सॉरी मतलब वांग जी कहता है, सच बताओ वरना। तो ऐसा कहकर उसने एक दो कदम उस मैनेजर की तरफ बढ़ा दिए। मैनेजर भी पीछे होते हुए कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ सर, आप प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मेरा कोई भी पर्सनल रिश्ता नहीं है विंग से। विंग एक ओमेगा है और प्लस उसने इतनी जल्दी वी कॉर्पोरेशन का सीईओ बन गया है, तो कौन नहीं उसे जानता, बल्कि वो इतना हैंडसम भी है। मैनेजर की आंखों में कुछ तो था जिससे वांग जी ने देख लिया। तो वांग जी कहता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, इसलिए विंग से दूर रहना। ऐसा कहकर वो गेट की तरफ चलने लगा। वो लड़खड़ा कर चल रहा था। मैनेजर उसकी हरकतें देख रहा था। मैनेजर ने सोचा, लगता है ये सच में पगला गया है, ऐसा उसने मन में ही सोचा था, क्योंकि अगर वो वांग जी के सामने बोलता तो शायद वो यहाँ पे खड़ा भी ना होता। वांग जी जो लड़खड़ा कर अब गेट के पास पहुंच जाता है तो वो मैनेजर सामने आता है। वहाँ पे टैक्सी भी आ गई थी, तो वो मैनेजर वांग जी को टैक्सी में बैठने के लिए बोल देता है। तो वांग जी का नशा मानो अभी तो गायब ही हो चुका था, वो बहुत सीरियस था। वांग जी ने कहा, मुझे पता है, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो टैक्सी में बैठ जाता है, बिल्कुल एक सीरियस फेस होकर लेकर। वो मैनेजर उस टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि इसको वी मैंशन के सामने छोड़ दो, ये विंग सर का बॉडीगार्ड है। वो टैक्सी वाला भी विंग को अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए वो उस मैनेजर को हाँ कहकर वहाँ से निकल पड़ता है। और वांग जी जो जाते जाते भी उस मैनेजर को ही देख रहा था, क्योंकि वांग जी को ऐसा शक तो हो चुका था कि ज़रूर इस मैनेजर के दिल में विंग के लिए तो फीलिंग्स है, क्योंकि वो मैनेजर जब विंग की बातें कर रहा था तो उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। पर वांग जी को कौन ही समझाए कि कहाँ ये छोटा मैनेजर और कहाँ वो बड़ा विंग। बेचारा वांग जी खामखा टेंशन ले जा रहा है विंग के चक्कर में।
वो मैनेजर वांग जी को छोड़ने के बाद जब वापस अपने क्लब में आता है शीचन को जगाने के लिए, तो वो देखता है कि शीचन तो ऑलरेडी गायब हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वांग जी खड़ा होकर जाने लगा था तभी शीचन भी उठकर उस क्लब के पीछे वाले डोर से चला गया था। वो मैनेजर एक बार पूरे क्लब में देख लेता है कि शीचन इधर उधर तो नहीं है ना। तो जब शीचन उसे कहीं नहीं मिलता तो वो मैनेजर कहता है चलो अच्छा ही हुआ ये भी चला गया, वरना मुझे फालतू में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। वो मैनेजर फिर अपना वो बार बंद करके चला जाता है और इधर शीचन जो एक खाली सड़क पर आ पहुंचता है और वहां पे जो उसने अपने हाथों में ब्रेसलेट पहन रखे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि एंजल वर्ल्ड के सारे एंजल अपने हाथों में वाइट कलर का ब्रेसलेट पहन कर रखते हैं। तो शीचन के पास भी था वो। शीचन उस ब्रेसलेट से बटन को प्रेस करता है जो एक रोशनी सी ब्रेसलेट से बाहर निकलती है और डोर का शेप ले लेती है। शीचन जैसे उस डोर में अपना एक कदम रख पाता तभी वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और इधर एंजल वर्ल्ड में एक लड़की जो फीमेल एंजल थी वो इधर से उधर घूम रही थी। उसके सामने शीचन का वो डोर आ जाता है। तभी वो लड़की तो समझ जाती है कि ये ज़रूर किसी एंजल के ब्रेसलेट से बना हुआ एक डोर है। तो जब वो लड़की उस डोर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वो तो एक अलग ही दुनिया में है, जहाँ एंजल वर्ल्ड में कभी रात नहीं होती, वहाँ दूसरी दुनिया में अंधेरा सा था। तो वो लड़की बस इधर उधर देख रही थी, तभी वो बस उस डोर से बाहर निकलती, उसका पैर किसी चीज़ पर पड़ जाता है और जब वो नीचे देखती है तो नीचे तो शीचन पड़ा हुआ था। वो लड़की शीचन को देख कर डर जाती है और कहती है धत तेरी की शीचन, आपने तो मुझे डरा ही दिया। तो वो शीचन उसको कोई कुछ भी जवाब नहीं देता। ये फीमेल एंजल शीचन को अच्छी तरीके से जानती है क्योंकि एंजल वर्ल्ड में किंग यानी किंग के नेफ्यू लान वांग जी को सब कोई जानता है और लान वांग जी के साथ जो शीचन रहता है उसको भी सब जानते हैं। तो वो लड़की शीचन को उठाती है तो शीचन तो कोई जवाब नहीं देता। फिर जब वो शीचन के सांसों को फील करने की कोशिश करती है तब उसे पता चलता है कि ये शीचन तो बेहोश हुआ पड़ा है। तो वो लड़की कहती है शीचन आपकी ऐसी हालत किसने कर दी। पर वो बिना कुछ सोचे समझे शीचन को अपने गोद में उठा लेती है। बेचारी से तो शीचन उठे भी नहीं जा रहा था। वो फीमेल एंजल गिरते पड़ते कैसे भी करके शीचन को एंजल वर्ल्ड में लेकर आ ही जाती है और जिस बादल पे वो शीचन अभी कुछ देर पहले लेटा हुआ था उसी पर उसको लेटा देती है। और यहाँ शीचन बहुत पीसफुली होकर उस बादल पे सो जाता है क्योंकि वो बादल बहुत ज़्यादा नरम था। और फिर वो फीमेल एंजल वहाँ उसे वहीं छोड़ के चली जाती है। सो ये फ्लैशबैक अब यहीं एंड होता है। सीफू जब शीचन की ये सारी बातें सुनते हैं तो उनकी तो आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती है। सीफू कहते हैं शीचन मुझे लगा ये कारनामा वांग जी का होगा, पर तुम भी इसमें शामिल थे, मैंने ये तो नहीं सोचा था। तो शीचन जो अपना सर झुकाए खड़ा हुआ था और पास में म्यानमैन खड़ी थी। म्यानमैन वही फीमेल एंजल है। म्यानमैन कहती है सीफू इसको जाने दीजिए, शीचन की ये पहली गलती है। वांग जी तो हर बार ये ऐसी गलती करता है पर शीचन ने तो पहली बार ही गलती की है ना। फिर सीफू कहता है कि म्यानमैन मुझे इसकी चिंता नहीं है कि शीचन ने नशा किया या फिर उसने रूल ब्रेक किया हो, मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि वांग जी ने भला गुस्सा क्यों किया उस मैनेजर पे विंग के लिए, मुझे अब डर सता रहा है। तो शीचन कहता है नहीं सीफू ऐसा कुछ भी नहीं है, वांग जी विंग से प्यार कभी नहीं करेगा, उसको पता है कि एक इंसान से प्यार करना अपनी जान देने के बराबर होता है, तो वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। तो सीफू शीचन के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है अगर उसने ये गलती करी भी तो प्लीज़ तुम उसे सुधारने की कोशिश करना, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने नेफ्यू को कैसे भी मरने दूँ, मैं उसको मरने नहीं दे सकता। तो शीचन कहता है मैं उसको ये गलती कभी करने नहीं दूंगा, मैं ये कसम खाता हूँ। तो सीफू कहता है मुझे तुमसे उम्मीद है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जब तक के लिए बाय। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।